नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कहानी घर में। मैं हूं आपका होस्ट संकेत। आज मैं लेकर आया हूं सत्यजीत रे की एक रहस्यमयी कहानी बक्सो रहस्य। यह कहानी आपको अंत तक बांधे रखेगी, क्योंकि इसमें है एक ऐसा रहस्य जो शुरू होता है एक मामूली से बक्से से, पर उसके पीछे छिपा है एक बड़ा रहस्य। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। वर्ष 1975 का गर्मी का मौसम था। कोलकाता में उमस भरी गर्मी अपने चरम पर थी। हवा में नमी थी और सूरज की किरणें मानो शहर पर आग बरसा रही थीं। ऐसे में कोलकाता स्टेशन की चहल पहल देखते ही बनती थी। स्टेशन पर लोगों का हुजूम था। कुली अपने सिर पर भारी सामान ढोते भाग दौड़ कर रहे थे। प्लेटफॉर्म पर चाय बेचने वालों की आवाजें गूंज रही थीं। गर्मा गर्म चाय, सोडा पानी, ठंडा ठंडा, फेलूदा, तपेश और ललमोहन गांगुली, जिन्हें हम सब जटायु के नाम से जानते हैं, के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर खड़ा था। कालका मेल रात 8:45 पर दिल्ली के लिए प्रस्थान करेगी। लाउडस्पीकर से गूंजती आवाज ने माहौल में हलचल मचा दी। फेलुदा, इस सफर में कुछ तो अजीब लग रहा है, तोपसे ने धीमे स्वर में कहा। अजीब? फेलुदा ने भौहें उठाकर पूछा। हाँ, देखिए ना, तोपसे ने इशारा किया। प्लेटफॉर्म के एक कोने में एक आदमी खड़ा था। गहरे भूरे रंग का कोट, काली टोपी और आंखों पर गाढ़ा काला चश्मा। उसकी नजरें बार बार फेलूदा और उसके साथियों की ओर उठ रही थीं। दिलचस्प। फेलूदा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। देखते हैं आगे क्या होता है। ट्रेन ने अपनी तेज सीटी बजाई और धीमे धीमे प्लेटफॉर्म छोड़ने लगी। बाहर का अंधकार खिड़की से झांकने लगा। फेलूदा, तोपसे और जटायु अपनी बर्थ पर बैठ चुके थे। रात के 10 बज रहे थे, लेकिन फेलूदा की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। फेलूदा, वो अजीब आदमी भी इसी डिब्बे में है, तोप से फुसफुसाया। हूं, फेलूदा ने बिना नजर घुमाए जवाब दिया। अचानक ट्रेन के गलियारे में हलचल हुई। दो कुली एक भारी भरकम लोहे का बक्सा खींचते हुए दिखाई दिए। बक्सा काफी पुराना था, उस पर जंग लगी हुई थी। जरा संभाल कर रखिए, यह सामान कीमती है, एक भारी आवाज आई। वो वही रहस्यमयी व्यक्ति था। फेलूदा की निगाहें बक्से पर टिक गईं। तो यह राज का सिरा है, फेलूदा बुदबुदाया। रात के करीब 2 बजे थे। ट्रेन हिमालय की तराई में प्रवेश कर चुकी थी। बाहर घना अंधेरा था। बस कभी कभी दूर पहाड़ों पर चमकते घरों की बत्तियां दिखाई दे जाती। ठंडी हवा के झोंके खिड़की से अंदर आ रहे थे। फेलूदा जाग ही रहा था जब अचानक गलियारे में एक हलचल सुनाई दी। कोई दबे पांव तेजी से भाग रहा था। तोप से उठो! फेलूदा फौरन खड़ा हो गया। दोनों ने गलियारे में जाकर देखा। वही रहस्यमयी आदमी अपने केबिन का दरवाजा खुला छोड़कर नदारद था। जरूर कोई गड़बड़ है, फेलूदा ने कहा, और केबिन के अंदर झांकते ही उसकी नजर उसी लोहे के बक्से पर गई। बक्से का ताला टूटा हुआ था और अंदर से कपड़े अस्त व्यस्त पड़े थे। जरूर किसी ने इस बक्से में कुछ खोजा है, फेलूदा की आवाज गंभीर हो गई। सुबह के 5 बजे कालका मेल दिल्ली स्टेशन पर रुकी। पुलिस पहले से ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद थी। किसी यात्री की गुमशुदगी की रिपोर्ट मिली है, एक अधिकारी ने बताया। किसका? फेलूदा ने पूछा। नाम है नंदलाल बसु। नंदलाल बसु? फेलूदा ने चौंकते हुए कहा। यह नाम तो सुना है। हाँ, तोपसे ने कहा। वो तो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार है ना नाना। सही कहा, फेलूदा ने सिर हिलाया। और मुझे पूरा यकीन है कि उनकी गुमशुदगी और उस रहस्यमयी बक्से का कोई गहरा संबंध है। फेलूदा, तोपसे, जटायु दिल्ली के एक पुराने लॉज में ठहरे थे। फेलूदा की सोच में गहराई थी। उस बक्से में क्या था? तोपसे ने उत्सुकता से पूछा। ये देखो, फेलूदा ने अपनी जेब से एक कागज का टुकड़ा निकाला जो उसे बक्से के पास फर्श पर गिरा मिला था। कागज पर एक अजीब सा चित्र बना था, एक घुमावदार सांप जैसी आकृति जिसके चारों ओर छोटे छोटे त्रिकोण बने थे। ये कुछ संकेत है। फेलूदा ने गहरी सांस ली। लेकिन इसका क्या अर्थ है? जवाब जानने के लिए अगले भाग का इंतजार कीजिए। दिल्ली का वह लॉज पुराना था। ऊंची दीवारें, लकड़ी की चरमराती सीढ़ियां और गलियारों में फर्श पर पुरानी लाल कालीन बिछी हुई थी।
लॉज के बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, जिससे ठंडी हवा वातावरण में सिहरन भर रही थी। फेलुदा, जटायु ने धीरे से कहा, यह जगह मुझे कुछ अजीब लग रही है। मुझे तो यहाँ भूत जैसा एहसास हो रहा है। भूत से ज्यादा खतरनाक होते हैं इंसान, फेलुदा ने गंभीर स्वर में कहा। फेलुदा खिड़की के पास खड़ा था। बारिश की बूंदें कांच पर गिरती और धीरे धीरे नीचे सरक जाती। तभी उसे एक हल्की परछाई दिखाई दी। सड़क किनारे एक व्यक्ति छतरी ताने खड़ा था। वह उसी रहस्यमयी व्यक्ति जैसा दिख रहा था जिसे उन्होंने कालका मेल में देखा था। तो ये शख्स अब भी हमारे पीछे है। फेलुदा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। हमें इस आदमी का पीछा करना चाहिए, तोपसे ने कहा। अभी नहीं, फेलुदा ने धीमे स्वर में कहा। अभी हमें इसकी चाल समझनी होगी। सुबह होते ही फेलुदा, तोपसे और जटायु दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे। नंदलाल बसु के बारे में कोई खबर? फेलुदा ने इंस्पेक्टर तिवारी से पूछा। अभी तक कुछ खास पता नहीं चला, इंस्पेक्टर तिवारी ने कहा। बस ये मिला है। उन्होंने एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा फेलुदा को दिया। उस पर वही सांप जैसी आकृति बनी हुई थी जो फेलुदा को बक्से के पास मिली थी। तो ये वही निशान है। फेलुदा ने बारीकी से उस लकड़ी के टुकड़े को देखा। इसका मतलब इस गुत्थी में नंदलाल बसु की कला का कोई गहरा संबंध है। क्या नंदलाल बसु ने हाल ही में कोई अनोखी मूर्ति बनाई थी? तोपसे ने पूछा। हाँ, इंस्पेक्टर ने कहा। उनकी बनाई हुई एक प्राचीन मूर्ति हाल ही में एक खास प्रदर्शनी में रखी गई थी। एक ऐसी मूर्ति जिसमें बेशकीमती रत्न जड़े हुए थे। अब मामला साफ हो रहा है, फेलुदा ने कहा। नंदलाल बसु की गुमशुदगी के पीछे किसी खतरनाक साजिश का अंदेशा है। उस शाम जब तीनों लॉज लौट रहे थे, फेलुदा ने देखा कि वही रहस्यमयी व्यक्ति उनके पीछे छिपकर चल रहा था। अब बहुत हो गया। फेलुदा फौरन एक गली में मुड़ गया और वहां से घूमकर उस आदमी के ठीक पीछे जा पहुंचा। ठहरिए, फेलुदा ने सख्त लहजे में कहा। वो व्यक्ति घबराकर रुक गया। फेलुदा ने उसकी कलाई पकड़ ली। तुम कौन हो और हमारे पीछे क्यों लगे हो? मैं उस व्यक्ति की आवाज कांप रही थी। मेरा नाम गोपाल है। मैं नंदलाल बसु का शागिर्द हूं। तो फिर तुम छिप क्यों रहे थे? क्योंकि, गोपाल हकलाया, क्योंकि मुझे लगता है कि नंदलाल बसु का अपहरण करने वाले लोग अब मेरे पीछे भी पड़े हैं। गोपाल ने बताया कि नंदलाल बसु ने हाल ही में एक बेहद कीमती मूर्ति तैयार की थी, नागराज प्रतिमा। इस प्रतिमा के सिर पर एक असली हीरा जड़ा हुआ था जो सैकड़ों साल पुराना था। यह हीरा कई वर्षों तक चोरी हुआ पड़ा था, गोपाल ने कहा। नंदलाल बसु को किसी ने वो हीरा सौंपा था ताकि वे उसे नागराज प्रतिमा में फिट कर सकें, और शायद उसी हीरे के पीछे ये सारा खेल है। फेलुदा के चेहरे पर गंभीरता छा गई। रात के करीब 11 बजे थे। फेलुदा अपने कमरे में कुछ कागजात खंगाल रहा था जब अचानक खिड़की के कांच पर एक जोरदार धमाका हुआ। ध्यान रखना, फेलुदा चिल्लाया और झटपट खिड़की की ओर दौड़ा। बाहर एक साया तेजी से अंधेरे में गायब हो रहा था। ये लोग हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, फेलुदा ने कहा। अब क्या करेंगे? तोपसे ने चिंतित स्वर में पूछा। अब हम सीधे उस जगह जाएंगे जहां नागराज प्रतिमा रखी गई है, फेलुदा ने कहा। मुझे शक है कि असली खेल वहीं से शुरू होगा। अगली सुबह फेलुदा, तोपसे और जटायु दिल्ली के प्रसिद्ध नेशनल म्यूजियम पहुंचे जहां नागराज प्रतिमा रखी गई थी। सुबह की हल्की धुंध में दिल्ली की सड़कों पर हलचल शुरू हो चुकी थी। म्यूजियम के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। हथियारबंद गार्ड्स, कैमरे और प्रवेश द्वार पर सख्त जांच पड़ताल। यहां इतनी सुरक्षा क्यों? तोपसे ने पूछा। क्योंकि यह मूर्ति अनमोल है, फेलुदा ने जवाब दिया। इसके सिर पर जड़ा हीरा लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों का है। म्यूजियम के डायरेक्टर श्री गुप्ता ने फेलुदा का गर्मजोशी से स्वागत किया। मुझे लगता है कि किसी ने मूर्ति पर नजर रखी हुई है, श्री गुप्ता ने चिंता भरे स्वर में कहा। पिछले हफ्ते एक संदिग्ध व्यक्ति म्यूजियम के पास मंडराता हुआ देखा गया था। फेलुदा ने प्रतिमा का निरीक्षण किया। नागराज प्रतिमा कांस्य धातु की बनी थी जिसके माथे पर बड़ा चमकता हुआ हीरा जड़ा था। हीरे के चारों ओर छोटी छोटी सांपों की आकृतियां उकेरी गई थीं। ये निशान, फेलुदा धीरे से बुदबुदाया, यही निशान उस लकड़ी के टुकड़े पर भी था।
इसका मतलब, तोप से कुछ सोचने लगा। इसका मतलब, फेलुदा ने मुस्कुराते हुए कहा, इस मूर्ति पर कोई साजिश रची जा रही है। उस रात जब फेलुदा अपने कमरे में बैठा कुछ नोट्स लिख रहा था, दरवाजे के नीचे एक कागज का टुकड़ा फिसलाया गया। फेलुदा ने तुरंत उसे उठाया। कागज पर एक छोटा सा संदेश लिखा था, अगर मूर्ति को बचाना है तो स्टेशन के पास के होटल शिवालय में जाओ। कमरा नंबर 207 में तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। ये क्या नया मोड़ है? तोपसे ने चौंकते हुए पूछा। हमें सावधानी बरतनी होगी, फेलुदा ने गंभीर स्वर में कहा। यह हो सकता है किसी दुश्मन का जाल हो जाए, या शायद किसी का इशारा। रात के 10 बज रहे थे जब फेलुदा, तोपसे और जटायु होटल शिवालय पहुंचे। होटल का माहौल अजीब सा था। गलियारों में सन्नाटा, रिसेप्शन काउंटर पर ऊंघता हुआ कर्मचारी और दीवारों पर धुंधली रोशनी के बल्ब टिमटिमा रहे थे। कमरा 207 दूसरी मंजिल पर है, फेलुदा ने फुसफुसाते हुए कहा। वे सीढ़ियों से ऊपर चढ़े और धीरे धीरे 207 नंबर के कमरे के पास पहुंचे। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। रुकिए, फेलुदा ने धीरे से कहा और अपनी जेब से टॉर्च निकाल ली। कमरे में घुसते ही उन्होंने देखा कि फर्श पर एक आदमी बेहोश पड़ा था, चेहरा हल्दी जैसा पीला, कपड़े धूल से सने हुए। उसके पास एक कागज रखा था। फेलुदा ने कागज उठाकर पढ़ा। नागराज प्रतिमा खतरे में है। मूर्ति के भीतर का हीरा नकली है, असली हीरा। आखिरी शब्द धुंधले थे। तो इसका मतलब मूर्ति का हीरा नकली है, तोपसे ने हैरानी से कहा। और असली हीरा अब कहीं छिपा हुआ है। फेलुदा के चेहरे पर तनाव साफ था। अगली सुबह फेलुदा ने इंस्पेक्टर तिवारी को म्यूजियम में बुलाया। मुझे लगता है कि मूर्ति को जल्द ही कोई चुराने वाला है, फेलुदा ने कहा। लेकिन सुरक्षा तो बहुत कड़ी है, तिवारी ने जवाब दिया। यही तो चाल है, फेलुदा मुस्कुराया। अगर असली हीरा पहले ही बदल दिया गया हो तो अब चोरों के पास फालतू का वक्त ही होगा। तो अब क्या करें? अब हम चोर को पकड़ने के लिए उसे फंसाने का जाल बिछाएंगे। रात में म्यूजियम के बाहर घना कोहरा था। फेलुदा, तोपसे और जटायु छिपकर निगरानी कर रहे थे। अचानक एक काली छाया खिड़की के पास उभरी। वो देखो, तोपसे फुसफुसाया। साया खिड़की के रास्ते भीतर घुसा और सीधा नागराज प्रतिमा की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने प्रतिमा को छुआ, अब रुको, फेलुदा चिल्लाया और बिजली की तेजी से दौड़ते हुए उस पर झपट पड़ा। आदमी भागने लगा, लेकिन तभी जटायु ने पीछे से एक कुर्सी उस पर फेंकी। चोर लड़खड़ाकर गिर पड़ा। यह तो वही आदमी है, फेलुदा ने चौंकते हुए कहा। हाँ, इंस्पेक्टर तिवारी ने कहा। यह वही संदिग्ध व्यक्ति है जिसे आपने पहले देखा था। आखिरकार पूछताछ में उस आदमी ने कबूल किया कि असली हीरा पहले ही निकाल लिया गया था और उसे नंदलाल बसु के पास ही रखा गया था। अगली सुबह दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हलचल का माहौल था। प्लेटफॉर्म पर लोगों की भीड़, गाड़ियों के हॉर्न और कुलियों की आवाजें माहौल को गहमा गहमी से भर रही थीं। ठंडी हवा के झोंके के बीच फेलुदा, तोपसे और जटायु स्टेशन पर पहुंचे। नंदलाल बसु को आखिरी बार यहीं देखा गया था, फेलुदा ने कहा। लेकिन इतनी भीड़ में उसे ढूंढना नामुमकिन है, जटायु ने निराश स्वर में कहा। जरूरी नहीं कि वो यहीं हो, फेलुदा ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे उसके सामान का पता लगाना है, खासकर उसका सूटकेस। वे रेलवे ऑफिस के लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन में पहुंचे। क्या हाल ही में कोई भूला बिसरा सामान आया है? फेलुदा ने वहां के कर्मचारी से पूछा। हाँ, कर्मचारी ने एक फाइल निकालते हुए कहा। कल एक पुराना चमड़े का सूटकेस जमा हुआ था, जिस पर NB के अक्षर लिखे हैं। यही है। फेलुदा की आंखों में चमक थी। सूटकेस खोलते ही भीतर एक पुरानी डायरी, कुछ कपड़े और एक छोटा लकड़ी का बक्सा मिला। फेलुदा ने तुरंत बक्सा। खाली है? तोपसे ने मायूसी से कहा। नहीं, खाली नहीं। फेलुदा ने बक्से की दीवारों पर हल्की सी उभरी हुई रेखाओं को गौर से देखा। यहां कुछ लिखा है। फेलुदा ने टॉर्च की रोशनी में उकेरे गए शब्द पढ़ने की कोशिश की। कैलाश होटल, कमरा नंबर 102। अब हमें वहां जाना होगा, फेलुदा ने गंभीर स्वर में कहा। कैलाश होटल रेलवे स्टेशन के करीब ही था। होटल पुराना और जर्जर सा लग रहा था। दीवारों पर जमी गंदगी, टूटे हुए बल्ब और रिसेप्शन पर ऊंघता हुआ कर्मचारी। कमरा नंबर 102? फेलुदा ने पूछा। वो तो कल ही खाली हुआ है, कर्मचारी ने जवाब दिया, लेकिन उस आदमी ने जल्दी में कुछ सामान वहीं छोड़ दिया था।
क्या वो सामान अभी भी है? हाँ, एक बैग पड़ा है। बैग को खोलते ही उसके भीतर कुछ कपड़े, एक रजिस्टर और एक नक्शा मिला। ये नक्शा तो नागराज प्रतिमा वाले क्षेत्र का है। फेलूदा चौंक उठा। इसका मतलब असली हीरा म्यूजियम के बाहर ही कहीं छिपा है, तोपसे ने कहा। नक्शे में एक रेलवे यार्ड का जिक्र था, जो स्टेशन के पीछे एक सुनसान जगह पर स्थित था। रात के करीब 11 बजे जब चारों ओर सन्नाटा था, फेलूदा, तोपसे और जटायु वहां पहुंचे। यहां तो सिर्फ बेकार पड़ी ट्रेनें हैं, जटायु ने कहा। नहीं, नंदलाल बसु ने कुछ ऐसा किया है जो हमें अभी समझना है, फेलूदा ने नक्शे का निरीक्षण करते हुए कहा। अचानक उसकी नजर एक पुरानी ट्रेन के नीचे रखे छोटे लोहे के बक्से पर गई। यही है, फेलूदा ने कहा और सावधानी से बक्सा उठाया। बक्सा खोलते ही सबकी आंखें फटी रह गईं। उसमें नागराज प्रतिमा का असली हीरा रखा था। लेकिन नंदलाल बसु ने इसे यहां क्यों छुपाया? तोपसे ने पूछा। शायद किसी को धोखा देने के लिए, फेलूदा ने मुस्कुराते हुए कहा। अगली सुबह इंस्पेक्टर तिवारी को हीरा सौंप दिया गया। फेलूदा, तोपसे और जटायु म्यूजियम में पहुंचे, जहां डायरेक्टर श्री गुप्ता उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। असली हीरा अब सुरक्षित है, फेलूदा ने कहा, और चोर भी सलाखों के पीछे है। लेकिन नंदलाल बसु ने हीरा चुराया क्यों? श्री गुप्ता ने पूछा। नंदलाल बसु को पहले ही पता चल गया था कि कोई चोर उस हीरे को हथियाने वाला है, फेलूदा ने समझाया। इसलिए उसने असली हीरा निकालकर नकली हीरा मूर्ति में रख दिया, ताकि चोर को धोखा दिया जा सके। तो नंदलाल बसु अब कहाँ हैं? मुझे पूरा यकीन है कि वह जल्द ही सामने आ जाएंगे, फेलूदा ने मुस्कुराते हुए कहा। दिल्ली की सर्द सुबह में हल्की धुंध छाई हुई थी। रेलवे स्टेशन के पास की सड़कों पर हलचल धीरे धीरे बढ़ रही थी। फेलूदा, तोपसे और जटायु एक चाय की दुकान में बैठे थे, जहां फेलूदा गहरी सोच में डूबा हुआ था। नंदलाल बसु अब तक सामने क्यों नहीं आया? तोपसे ने चिंता जताई। यही बात सोच रहा हूं, फेलूदा ने चाय का घूंट लेते हुए कहा। उसके पास असली हीरा नहीं था, फिर भी वो कहीं छुपा हुआ है। इसका मतलब उसे अब भी खतरा महसूस हो रहा है। तो अब क्या करेंगे? जटायु ने पूछा। मुझे लगता है कि हमें रेलवे यार्ड के पास एक बार फिर जाना होगा। शायद वहां कुछ छूटा हुआ सुराग मिल जाए, फेलूदा ने कहा। शाम होते होते वे तीनों फिर उसी सुनसान रेलवे यार्ड में पहुंचे। ठंडी हवा के झोंके के बीच हल्की सी खामोशी छाई हुई थी। दूर कहीं किसी उल्लू की आवाज रहस्य को और गहरा कर रही थी। हम यहां पहले ही हीरा खोज चुके हैं, अब और क्या मिलेगा? जटायु ने धीमी आवाज में कहा। हर जगह सिर्फ एक बार देखना काफी नहीं होता, फेलूदा ने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी टॉर्च निकाली। टॉर्च की रोशनी में फेलूदा ने यार्ड के कोने कोने को खंगालना शुरू किया। अचानक उसकी नजर एक टूटी हुई बोगी की खिड़की के पास पड़ी। वहां किसी के बैठने के निशान थे, जैसे कोई हाल ही में वहां रुका हो। देखो, यहां सिगरेट के टुकड़े पड़े हैं, फेलूदा ने इशारा किया। इसका मतलब कोई हाल ही में यहां था, तोपसे ने कहा, और मुझे पूरा यकीन है कि यही नंदलाल बसु है, फेलूदा ने मुस्कुराते हुए कहा। अगली सुबह फेलूदा ने दिल्ली के अखबार में एक छोटा सा विज्ञापन छपवाया। नंदलाल बसु, आपका मित्र आपका इंतजार कर रहा है। आपसे जरूरी बात करनी है। कृपया शाम 6 बजे कनॉट प्लेस के कॉफी हाउस में मिलें। अगर नंदलाल बसु खतरे में है तो यह विज्ञापन देखकर जरूर आएगा, फेलूदा ने कहा। शाम के 6 बजाने में 5 मिनट बाकी थे। कॉफी हाउस में हल्की भीड़ थी। लोग अपनी अपनी बातचीत में व्यस्त थे। तभी दरवाजे से एक दुबला पतला व्यक्ति अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखों में डर और घबराहट साफ झलक रही थी। नंदलाल बसु, फेलूदा ने उसे इशारे से बुलाया। आपने अखबार में संदेश दिया था। बसु की आवाज कांप रही थी। हाँ, और मुझे सब कुछ पता है, फेलूदा ने गंभीर स्वर में कहा। आप पर किसका खतरा है? बसु ने इधर उधर देखा, फिर धीरे से फुसफुसाया। रामेश्वर नाम का एक आदमी, उसने मुझे धमकी दी है। वह हीरा चुराना चाहता था। मैंने हीरा निकालकर उसे गुमराह करने के लिए एक और नकली हीरा रखा था, लेकिन अब वो मुझे मारने के लिए घूम रहा है। आप निश्चिंत रहें, फेलूदा ने भरोसा दिलाया। रामेश्वर अब ज्यादा देर तक बाहर नहीं घूम पाएगा। रामेश्वर का पता लगाना आसान नहीं था, लेकिन फेलूदा को याद आया कि उसने रेलवे यार्ड में जो सिगरेट देखी थी, वो एक खास किस्म की थी, गोल्ड फ्लेक्स, जो सिर्फ चुनिंदा पान की दुकानों पर मिलती थी। अगली सुबह फेलूदा,
तोप से और जटायु रेलवे स्टेशन के पास की दुकानों पर रामेश्वर का सुराग तलाशने निकले। एक दुकान वाले ने बताया कि उसने ऐसे आदमी को पास के लॉज में ठहरते देखा था। लॉज में पहुंचकर फेलुदा ने रिसेप्शन से बात की। कमरा नंबर 203 में कोई रामेश्वर नाम का व्यक्ति ठहरा है? फेलुदा ने पूछा। हाँ, लेकिन वो सुबह जल्दी निकल गया, रिसेप्शनिस्ट ने जवाब दिया। तो अब? तोपसे ने चिंतित स्वर में पूछा। हमें रेलवे स्टेशन चलना होगा, फेलुदा ने दृढ़ता से कहा। रेलवे स्टेशन पर अचानक ही भगदड़ मच गई थी। भीड़ के बीच से एक आदमी तेजी से प्लेटफॉर्म की ओर भाग रहा था। वो रहा, फेलुदा ने इशारा किया। रामेश्वर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी पुलिस ने उसे घेर लिया। इंस्पेक्टर तिवारी ने उसे धर दबोचा। तुम्हारा खेल खत्म हुआ रामेश्वर, फेलुदा ने कहा। रामेश्वर ने गुस्से से फेलुदा को घूरते हुए कहा, तुमने मेरा पूरा प्लान खराब कर दिया। तुम्हारी चालाकी ही तुम्हारी हार का कारण बनी, फेलुदा ने मुस्कुराते हुए कहा। अगले दिन म्यूजियम में नागराज प्रतिमा का असली हीरा वापस अपनी जगह पर रख दिया गया। म्यूजियम डायरेक्टर श्री गुप्ता ने फेलुदा को धन्यवाद देते हुए कहा, अगर आप न होते तो ये हीरा शायद कभी वापस न मिलता। सच की जीत हमेशा होती है, फेलुदा ने मुस्कुराते हुए कहा। नंदलाल बसु अब पूरी तरह सुरक्षित था और रामेश्वर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। चलो अब कोलकाता लौटते हैं, फेलुदा ने हंसते हुए कहा। तो दोस्तों, ये थी बक्सो रहस्य की पूरी कहानी। इस रहस्य में न केवल एक हीरे की चोरी का राज छुपा था, बल्कि इसमें ईमानदारी, सूझबूझ और सतर्कता की भी सीख थी। क्या आपको लगा कि फेलुदा ने जिस तरह सुरागों को जोड़ा वो आपके लिए भी रोमांचक था? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कहानी घर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्दी ही हम फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ। नमस्कार।